Hello friends, welcome to this video. This video is about फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 से लेके 22। हमने इसके पहले की वीडियो में फंडामेंटल राइट के पार्ट 1 में आर्टिकल 12 से लेके 18 तक देखा था। अब इस वीडियो में हम आर्टिकल 19 से लेके 22 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 से लेके 22 स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 ये कहता है कि भाषण यानी कि बात या अभिव्यक्ति इत्यादि विषय के अधिकारों की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 21 जैविक एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं निकाय के विरुद्ध अधिकार। तो अब इन सारे आर्टिकल के बारे में हम 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। जैसे अगर कोई आर्टिकल होता है, कोई हमें अधिकार मिलता है तो उसको एग्जम्पशन भी होता है। आर्टिकल में उनके अपवाद भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख के रखा है कि आर्टिकल 19 उसका जो अपवाद है वो किस सेक्शन में दिया गया है। जैसे आर्टिकल 19 हमें भाषण, बात या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो इस आर्टिकल 19 में कुल 6 खंड है और आर्टिकल 19 का खंड 1 में उपखंड ए से लेके जी तक दिया गया है। तो अब इन सब के बारे में हम देखेंगे। आर्टिकल 19 खंड 1 जिसका उपखंड ए है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जानकारी दी गई है। इसका अपवाद, इसका एग्जेम्पशन हमें आर्टिकल 19 के खंड 2 में मिलेगा। उसी तरह आर्टिकल 19 के खंड 1 के उपखंड बी का, जिसमें शक्तिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के सम्मेलन यानी एकता के बारे में जानकारी दी गई है, उसका एग्जेम्पशन हमें आर्टिकल 19 के खंड 3 में मिलेगा। उसी तरह आर्टिकल 19 का खंड 1 का सी, जिसमें संगम यानी कि संगठन या संघ, और इसमें एक नया शब्द अभी जोड़ा गया है, वो है सहकारी समितियों, इनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। और इसका अपवाद आर्टिकल 19 के खंड 4 में हमें मिलेगा। अब यहाँ पे जो सहकारी समितियाँ हैं, इस शब्द को इस आर्टिकल में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 यानी कि 97 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। उसी के बाद आर्टिकल 19 का खंड 1 का उपखंड डी, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा कहीं भी संचालन यानी कि आने जाने का अधिकार, यानी भारत में आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बिना किसी परमिशन के जा सकते हैं, उसके अधिकार के बारे में आर्टिकल 19 का खंड 1 का उपखंड डी में दी गई है। और इसका एग्जेम्पशन, इसका अपवाद आर्टिकल 19 के खंड 5 में हमें देखने को मिलेगा। उसी तरह आर्टिकल 19 का खंड 1 का उपखंड ई, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र किसी भी भाग में निवास करने और बसने जाने का अधिकार है, और इसका भी एग्जेम्पशन हमें आर्टिकल 19 के खंड 5 में देखने को मिलेगा। यानी कि आर्टिकल 19 का जो खंड 1 है, जिसमें उपखंड डी और ई है, उनका एग्जेम्पशन आर्टिकल 19 के खंड 5 में हमें मिलेगा। अब जब आप संविधान की किताब देखते हो तो वहाँ पे आर्टिकल 19 का जो खंड 1 का ई है, उसके नीचे आपको 2 स्टार नज़र आएंगे। तो वो 2 स्टार इसके लिए दिए गए हैं कि जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें उसके ज़रिए आर्टिकल 19 का खंड 1 का उपखंड एफ, जो संपत्ति का अधिकार था, उसे मोरारजी देसाई की सरकार ने रद्द कर दिया था। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उसमें हमने केशवानंद भारती केस के बारे में डिस्कस किया था। उस केस में जो आर्टिकल 19 का खंड 1 का एफ है, उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में डिटेल में बताया गया था। उसके पहले जब बेरुबारी संघ का जो मामला था, बेरुबारी यूनियन का, उसमें जो केस दाखिल की गई थी वो इस आर्टिकल के ज़रिए दाखिल की गई थी, आर्टिकल 19 का खंड 1 का एफ, जिसमें संपत्ति का अधिकार है। लेकिन जो केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, उसको आर्टिकल 26 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था, जो कि
धार्मिक संपत्ति रखने का अधिकार देता है, धार्मिक संस्थाओं को संपत्ति रखने का अधिकार देता है। और उसी के तहत आर्टिकल 19 का खंड 1 का एफ इसको ख़त्म कर दिया गया था। उसी के बाद में आर्टिकल 19 का खंड 1 का जी उपखंड, इसमें कोई वृत्ति, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार, यानी कि किसी को भी कोई भी व्यापार करने का अधिकार है। और इसका अपवाद आर्टिकल 19 के खंड 6 में दिया गया है। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 19 के खंड 1 के उपखंड ए, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जानकारी दी गई है, और इसका अपवाद, इसका एग्जेम्पशन आर्टिकल 19 के खंड 2 में दिया गया है। तो यहाँ पे जो ये खंड आर्टिकल 19 का उपखंड ए है, जो कहता है भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार। तो भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, इसमें 2 तरह के अधिकार होते हैं। पहला प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी मीडिया का अधिकार, और दूसरा जानने का अधिकार। अब यहाँ पे जो शब्द है जानने का अधिकार, ये जानने का अधिकार माहिती का अधिकार नहीं है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है जानने का अधिकार और माहिती के अधिकार में। कई बार इससे आधारित सवाल भी किए जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो हमें किस आर्टिकल के तहत मिलती है, तो वो हमें आर्टिकल 19 के खंड 1 के उपखंड ए से मिलती है। उसी तरह जानने का अधिकार हमें कहाँ से मिलता है, तो वो भी हमें इसी आर्टिकल से मिलता है। अब यहाँ पे जो सूचना का अधिकार है, उसके बारे में कभी ऐसा कहा जाता है कि ये जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार है क्या? तो जी नहीं, ये सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन जानने का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार ये एक विधिक अधिकार है। संसद में एक विधेयक पास किया गया जिसके तहत सूचना का अधिकार लागू किया गया। और मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में कई बार फ़र्क पूछे जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मौलिक अधिकार हमें संविधान से मिलते हैं, और विधिक अधिकार संसद में कोई विधेयक लाकर उसे पास किया जाता है, उसके बाद में उसे एक विधि बनाया जाता है। और जब ये हमारे फंडामेंटल राइट, ये जो मौलिक अधिकार है, इनका अगर उल्लंघन होता है, इन्हें हमसे कोई छीनने की कोशिश करता है, तो हम आर्टिकल 22 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन विधिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम कोर्ट में नहीं जा सकते, हमें फोरम में जाना होगा। जैसे कि माहिती का जो अधिकार है, जो एक विधिक अधिकार है, अगर इसका उल्लंघन हो गया तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायालय में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे राज्य सूचना आयोग या फिर जिला सूचना आयोग। जब भी कोई विधिक अधिकार बनता है तो उसके तहत उसके लिए, उसके बारे में जानकारी के लिए, उसके मामलों को सुलझाने के लिए उससे जुड़ा हुआ एक फोरम भी बनाया जाता है। तो उससे जुड़े जो भी शिकायतें हैं या कोई भी जानकारी है, हम उस फोरम से हासिल कर सकते हैं, ना कि न्यायालय से। और इस अधिकार का जो एग्जेम्पशन है, जो आर्टिकल 19 के खंड 2 में दिया गया है, तो वो है भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध। आर्टिकल 19 का खंड 1 का खंड ए, उपखंड ए, जो हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिस पर आर्टिकल 19 का खंड 2 पाबंदियाँ लगाता है। तो वो कुछ 8 तरह की पाबंदियाँ हम पे लगती हैं। पहला कि भारत को प्रभुता और अखंडता, यानी अगर आप जो भी बोल रहे हो, जो भी आप भाषण कर रहे हो, उससे भारत की प्रभुता और अखंडता पे कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। दूसरा, राज्य की सुरक्षा पे सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। तीसरा, विदेशी राज्यों के साथ जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। चौथा, लोक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। पांचवा, शिष्टाचार और सदाचार। छठा, न्यायालय की अवमानता, न्यायालय को डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। सातवां, मानहानि, किसी इंसान की बदनामी नहीं होनी चाहिए। और आठवां, अपराध के लिए प्रेरित, यानी जो आर्टिकल 19 का खंड 2 है, वो इन तरह की पाबंदियाँ हम पे लगाता है। यानी हमें बोलने का अधिकार तो है, पर वो अधिकार में भी कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। आप कुछ भी बोलोगे, लेकिन उसके लिए उसका असर भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, ये विदेशी देशों से हमारे जो मैत्री के संबंध है, जो दोस्ती के रिश्ता है, और जो हमारी लोक व्यवस्था है, उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। किसी की बदनामी नहीं होनी चाहिए। हम जो कह रहे हैं उसकी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, किसी की बदनामी नहीं होनी चाहिए। और हमारे कहने से कोई इंसान
अपराध के लिए प्रेरित नहीं होना चाहिए। ये सारी जब प्रतिबंध, ये सारी जो पाबंदियाँ लगती है, ये युक्ति संगत यानी कि तर्कपूर्ण होनी चाहिए। जब आप अगर किसी पर ऐसी पाबंदियाँ लगाओगे तो उसने एक्चुअल में वैसा काम करना चाहिए, तर्कपूर्ण वो चीज़ होनी चाहिए, तभी आप उस पर ये सारी पाबंदियाँ लगा सकते। अब हम बात करें आर्टिकल 20 की, जो कि है दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 20 में 3 खंड हैं। आर्टिकल 20 खंड 1, जिसमें पूर्वदांडिक विधियों एवं पूर्वदांडिक विधियों के विरुद्ध सिद्धांत के बारे में बताया गया है। इसे लैटिन भाषा में नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि अगर कोई आज गुनाह करता है तो उसे कल बनाए गए कानूनों के आधार पर सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो अगर कोई आईपीसी की 379 की अगर हम कलम देखें तो उसमें कहा गया है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसे चोरी के इल्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आज चोरी करता है और उसके ऊपर केस कोर्ट में चलता है और ऐसे वक्त पे सरकार कोई नया चोरी से संबंधित कानून लाती है जिसमें चोरी करने की सज़ा 6 साल होती है, तो उस व्यक्ति को उस नए कानून के तहत 6 साल की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। उसे उसी कानून के तहत सज़ा सुनाई जाएगी जो जब उसने गुनाह किया था उस वक्त लागू थे। आज अगर कोई गुनाह करता है और आज के समय में जो कानून लागू होंगे उसी के आधार पर उसे सज़ा सुनाई जाएगी। भविष्य में आने वाले कानूनों के आधार पर उस व्यक्ति को सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। उसी के साथ आर्टिकल 20 का खंड 2, जो दोहरे दंड विरुद्ध सिद्धांत है, जिसे लैटिन भाषा में डबल जियोपर्डी कहा जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब बस यही है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही गुनाह के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। यानी अगर किसी व्यक्ति पे आज एक मुकदमा चलता है जिस पर उसको सज़ा सुनाई जाती है और वो उस सज़ा को पूरी करके वापस आता है, तो दोबारा उसी गुनाह के लिए उस व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन इस आर्टिकल 20 को, जो उपखंड 2 है, इस डबल जियोपर्डी को भी कुछ अपवाद हैं। जैसे कि आपको पता होगा आरुषि मर्डर केस, जो तलवार दंपत्ति के ऊपर चला गया था, जिस पर माता पिता पे अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगाया गया था। लेकिन वो आरोप वो लोग कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाए और ऐसे वक्त पे न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में तलवार दंपत्ति को छोड़ दिया गया। लेकिन अगर भविष्य में इस केस से रिलेटेड कोई साक्ष्य या कोई सबूत पुलिस को मिलता है तो इस केस को फिर से रीओपन किया जा सकता है। ऐसे वक्त पे इन लोगों को आर्टिकल 20 के खंड 2 का लाभ नहीं मिलेगा। आर्टिकल 20 खंड 2 जो डबल जियोपर्डी है, इसका लाभ सिर्फ तभी मिलता है जब इंसान या कोई व्यक्ति उस जुर्म की सज़ा भुगत कर वापस आता है। अगर किसी ने किसी जुर्म की सज़ा काट ली है तभी उसको इसका फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। आर्टिकल 20 का खंड 3, जिसमें आत्म अभिशंसन के विरुद्ध सिद्धांत दिए गए हैं, यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जिसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपको पुलिस इंक्वायरी के लिए लेके जाती है तो आपको सिर्फ उस केस के संबंधित सवाल कर सकती है, उस घटना के संबंधित आपसे पूछताछ कर सकती है, लेकिन वो आपको इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकती कि आप वो गुनाह कबूल करें या खुद के खिलाफ ही गवाही दें। अब जैविक एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21। ये जो आर्टिकल 21 है, ये मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल पर मेंस में कई सवाल पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे मेंस के, तो उसमें आपको इस आर्टिकल से संबंधित कई सारे सवाल मिलेंगे, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 21 जो जैविक एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
यानी अगर किसी भी व्यक्ति की जैविक या दैहिक स्वतंत्रता सिर्फ विधि द्वारा ही प्रक्रिया से ही उसे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उससे वो अधिकार नहीं छीना जा सकता। इसको अगर और थोड़ा शॉर्ट में देखें तो किसी भी व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति हमने पिछले वीडियो में देखा था कि व्यक्ति दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे जो जैविक और दैहिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है वो प्राकृतिक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। और प्राकृतिक व्यक्ति में दो तरह के लोग आते हैं, एक हमारे भारतीय नागरिक और दूसरा विदेशी। विदेशियों को इंग्लिश में एलियन भी कहा जाता है। उसके जीवन अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो शब्द है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने ब्रिटिश विधि शाखा से लिया है, से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब आर्टिकल 21 है जिसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। तो इस शब्द से रिलेटेड, इस आर्टिकल से रिलेटेड दो प्रमुख केस हैं। पहला गोपालन बनाम मद्रास राज्य। अब इसमें जो गोपालन है इन्हें निवारक निरोध विधि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जेल में रखा गया। गिरफ्तारी के बाद जो ये गोपालन है, इनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया और वहाँ पे ये सवाल उठाया कि क्या गोपालन को आर्टिकल 21 का लाभ मिलेगा या नहीं। उस वक्त हमारी न्यायपालिका अपनी विचारधारा में ब्रिटिश विधि शाखा का ज़्यादा महत्व देती थी। अब ब्रिटिश विधि शाखा, जिसका अर्थ यह है कि जो भी कानून बने हुए हैं उसी कानून को अच्छे से लागू किया जाए। दूसरा केस मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें जो मेनका जी हैं, इनका पासपोर्ट अधिकारियों ने जब्त कर लिया था और पासपोर्ट जब्त करने का उन्हें कोई कारण भी नहीं बताया गया। ऐसे परिस्थितियों में जो मेनका जी हैं, इनके वकीलों ने संविधान के जो 3 आर्टिकल हैं उसके तहत एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और उन 3 आर्टिकलों को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये 3 आर्टिकल के तहत उन्होंने केस दर्ज किया था और उनके वकीलों का कहना था कि भारत में के संविधान में सभी को समानता का अधिकार है। जो आर्टिकल 21 है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इससे संबंधित आपको मेंस में कई सारे सवाल देखने को मिल सकते हैं, उसी तरह इस आर्टिकल से ही संबंधित एक निजता के अधिकार प्री 2018 में सवाल किया गया था कि जो निजता का अधिकार है इसका संबंध किस आर्टिकल से। अब आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं निकाय के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 22, इसके अंदर कुल 3 तरह के खंड है। आर्टिकल 22(1) और आर्टिकल 22(2), इनमें अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है कि किसी व्यक्ति को क्या क्या अधिकार है। और आर्टिकल 22 का खंड 3, इसमें पाबंदियां बताई गई है कि इस आर्टिकल 22 खंड 1 और 22 खंड 2, इन दोनों के अधिकार, जो इसमें जो अधिकार दिए गए हैं वो किन किन व्यक्तियों को नहीं उपलब्ध हो सकते। तो सबसे पहले हम अगर देखिए आर्टिकल 22 का खंड 1, तो इसमें 2 उपखंड दिए गए हैं। आर्टिकल 22 का खंड 1 का उपखंड ए, जिसमें गिरफ्तारी अथवा निरुद्धि के कारणों को जानने का अधिकार दिया गया है। यानी कि अगर कभी कोई पुलिस आपको आती है गिरफ्तार करने के लिए, तो आपको इस आर्टिकल के तहत आपको वो अधिकार है कि आप उनसे पूछ सके कि वो आपको किस कारण की वजह से गिरफ्तार कर रही है। और वही आर्टिकल 22 का खंड 1 का उपखंड बी, जिसमें अपने पसंद के किसी भी अधिवक्ता यानी कि वकील से परामर्श यानी सलाह लेने का और प्रतिरक्षा कराए जाने का अधिकार है। अगर इन शॉर्ट हम देखें तो आर्टिकल 22 का खंड 1, जिसमें जो उपखंड ए है, वो हमें अगर कोई पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो उसकी कारण जानने का, उसकी वजह जानने का अधिकार देता है। और उसी का उपखंड भी हमें हमारे पसंदीदा वकील से सलाह लेने का
और उसे अपनी सुरक्षा में उसे केस लड़वाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 22 का खंड 2, इसमें भी 2 तरह के उपखंड है। इसका पहला उपखंड ए, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे से ज्यादा पुलिस उस व्यक्ति को अपने पास नहीं रख सकती। और इसका उपखंड बी हमें कहता है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नजदीकी न्यायालय में उस जज के सामने, उन मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना होगा, उपस्थित करना होगा। इसमें जो 24 घंटे का समय दिया गया है, यह समय में गिरफ्तारी की जगह से मैजिस्ट्रेट के निवास तक या उनके न्यायालय तक ले जाने में जितना भी समय लगेगा, उस समय को इन 24 घंटों में नहीं गिना जाएगा। अगर हम इन दोनों आर्टिकलों को देखें संक्षिप्त रूप में, तो आर्टिकल 22 हमें कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने आता है तो आप उनसे गिरफ्तारी की वजह पूछ सकते हो, पूछने का आपको अधिकार है। और वही अगर दूसरा ये कहता है कि आप गिरफ्तार होने पे आप अपने पसंदीदा वकील से सलाह ले सकते हो और आप उसे अपने केस लड़ने के लिए भी रख सकते हो। और आर्टिकल 22 हमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति, पुलिस किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे से ज्यादा उस व्यक्ति को अपने पास नहीं रख सकती। और इसका उपखंड भी हमें कहता है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे उन 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को नजदीकी न्यायालय या न्यायाधीश के पास में उपस्थित करना होगा। आर्टिकल 22 का उपखंड 3, आर्टिकल 22 का खंड 3, ये जो आर्टिकल 22(1) और 22(2) में जो अधिकार दिए गए हैं उन पे पाबंदियां लगाता है। तो जो उपरोक्त जो अधिकार है वो किन व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होंगे? ये अधिकार उन व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होंगे जो उस समय किसी अन्य शत्रु देशीय व्यक्ति हो। यानी कि अगर इस समय हमारे देश में कोई शत्रु देश का व्यक्ति उपस्थित हो तो उस व्यक्ति को आर्टिकल 22 के खंड 1 और खंड 2 से जुड़े हुए कोई भी अधिकार नहीं मिलेंगे। और उसी के साथ निवारक विरोध के अधीन अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे भी इन अधिकारों का लाभ नहीं मिलेगा। निवारक विरोध यानी कि अपराध करने से पहले ही संशय के रूप में गिरफ्तार करना, इसे इंग्लिश में प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ भी कहते हैं। यानी कि हमने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी सावधानी हमेशा बेहतर होती है। तो इस निवारक विरोध के अधीन अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 3 महीने तक अभिरक्षा यानी कि कस्टडी में रखा जा सकता है। इन निवारक विरोध अधिनियम से संबंधित कुछ लॉ मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि निवारक निरोध अधिनियम 1950, लेकिन यह अधिनियम 1969 में समाप्त कर दिया गया था। उसी के साथ मीसा 1971, लेकिन इसे भी 1978 में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में कोफेपोसा 1974, यह भी लागू है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जिसे इंग्लिश में NSA भी कहा जाता है। टाडा 1985, लेकिन इसे 10 साल बाद यानी कि 1995 में समाप्त कर दिया गया। फिर PBMSECA 1980, अगर इसे शॉर्ट में हम देखें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो अभी भी लागू है। नेक्स्ट है PITND PSA 1988 में, जो अभी भी चालू है। और उसी के साथ कोटा 2000। अभी जो निवारक विरोध अधिनियम है, जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद उसे जल्द से जल्द एक सलाहकार बोर्ड के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। सलाहकार बोर्ड यानी कि एडवाइजरी बोर्ड। और ये जो एडवाइजरी बोर्ड है, इसमें जो हाईकोर्ट है वहाँ के सीटिंग न्यायाधीश होंगे, यानी कि उस व्यक्ति को न्यायालय जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए स्पेशल ये बोर्ड बनाया जाता है जहाँ पे जजेस अवेलेबल होते हैं। और इस कानून के तहत, इस लॉ के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 3 महीने तक कस्टडी में रखा जाता है। अब जब उस व्यक्ति को एडवाइजरी बोर्ड में के सामने लाया जाता है और जब वो व्यक्ति अपनी बात एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखता है तो ऐसे वक्त पे
अगर एडवाइजरी बोर्ड को अगर लगता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो व्यक्ति निर्दोष है तो उसे तुरंत ही रिहा कर दिया, वो बोर्ड तुरंत ही रिहा कर सकती है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो उचित है तो ये उन्हें 3 माह से ज़्यादा भी गिरफ्तारी में रखने का परामर्श, सलाह दे सकती है। तो यही था हमारा फंडामेंटल राइट का सेकंड पार्ट। अगले पार्ट में हम इसका फंडामेंटल राइट का लास्ट भाग देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।